हेलो जुगनूज, हाय व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर हम लोग जेईई या नीट के लिए पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जुगनू बैच के अंदर स्टार्ट हो चुका था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पूरा कर लिया था, नॉमेनक्लेचर पूरा कर लिया था, और आज के लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी कि आपके क्या क्या यहां पर ट्रेंड्स आने वाले हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, यानी आपके एलिमेंट की प्रॉपर्टी में क्या क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं। ट्रेंड्स मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न, जैसा आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका वैलेंस ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होता था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता था। लिथियम के बाद जो अगला एलिमेंट आया सोडियम, उसके भी वैलेंस ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होता था और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता था। पोटेशियम वैलेंस ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, ग्रुप 2 एलिमेंट, वैलेंस ऑर्बिटल s ऑर्बिटल ही होता था, लेकिन उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। सेम गोज फॉर मैग्नीशियम, सेम गोज फॉर कैल्शियम। तो ये ट्रेंड हो गया, ये सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सब एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, सब एक एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, सब एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, सब 2-2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। वैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 2 क्लोरीन के साथ जुड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं, 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये ट्रेंड नहीं है तो क्या है, ये सारे एलिमेंट सेम ट्रेंड वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे, किसमें, एक ग्रुप के अंदर लिस्टेड सारे एलिमेंट में और एक पीरियड के अंदर लिस्टेड सारे एलिमेंट के अंदर हम लोग यहां पर ट्रेंड्स देखने वाले हैं। क्या यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी की बात करेंगे। देखिए ये आ गई आपकी एनसीईआरटी, यहां से आपको पढ़ना शुरू करना है। एक बार एनसीईआरटी को रीड करने में कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूं, और हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। नाउ देयर आर मेनी ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एज वी डिसेंड इन अ ग्रुप और मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल में अगर आप किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हो, अगर आप किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हो, या अगर आप किसी पीरियड में अक्रॉस यानी लेफ्ट से राइट जाते हो, तो आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं। हम एक्चुअली इन पैटर्न्स को ही पढ़ना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विद इन अ पीरियड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, केमिकल रिएक्टिविटी tends to be high. Chemical reactivity tends to be high in group 1 metals, lower in elements toward the middle, and again increases to the maximum up to group 17 of non-metal. यानी कि अगर मैं लिथियम देखूं जो कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, रिएक्टिव, उसके बाद आता है बेरिलियम, थोड़ा कम रिएक्टिव, बोरॉन थोड़ा कम रिएक्टिव, कार्बन थोड़ा कम रिएक्टिव, लेकिन नाइट्रोजन रिएक्टिव, ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव, फ्लोरीन वेरी रिएक्टिव। तो ये एक पैटर्न समझ में आया आपको कि एक पीरियड में अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो पहले रिएक्टिविटी कम होगी, फिर रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये पैटर्न है। तो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल हम क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आता है कि पीरियोडिक टेबल पढ़ के क्या हो जाएगा, 118 एलिमेंट के नाम हम क्यों याद करें? लेकिन वो 118 एलिमेंट के नाम याद करना जरूरी नहीं है, उनके ट्रेंड को समझना जरूरी है, उनकी प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है, तभी तो हम लोग केमिस्ट्री के मास्टर बनेंगे। लाइकवाइज विद इन अ ग्रुप अ रिप्रेजेंटेटिव मेटल से अल्कली मेटल, जैसे मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में आपके एस ब्लॉक एलिमेंट और आपके पी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो यहां पर ये एक रिप्रेजेंटेटिव मेटल, चलो बोल रहा है अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1, याद करो ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स बोलते थे। देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, यानी
अगर मैं लिथियम देखूं तो लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, तो उससे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, तो उससे ज्यादा रिएक्टिव है रुबिडियम, तो उससे ज्यादा रिएक्टिव है सीजियम। यानी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती चले जा रही है। विद इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल से हेलोजेंस, अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं सो देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। यहां पर पैटर्न समझ में आया तुमको? अल्कली मेटल्स के अंदर रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाकर इंक्रीज हो रही थी, लेकिन वहीं अगर मैं नॉन मेटल हेलोजन की बात करूं तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन से क्लोरीन कम रिएक्टिव है, क्लोरीन से ब्रोमीन और कम रिएक्टिव है, ब्रोमीन से आयोडीन और कम रिएक्टिव है। इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है दैट व्हाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फॉलो दीज ट्रेंड्स। सवाल यह है कि ये ट्रेंड्स फॉलो क्यों होते हैं, एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी। यानी आपसे कोई पूछे कि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, वाह वाह वाह, क्यों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है, क्यों? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन रिएक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बढ़ रही है, क्यों? क्यों? तो आपको इसका जवाब किसकी वजह से मिलेगा? तो टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी मस्ट लुक इनटू द थियरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। यानी हमें थोड़ा सा वापस से स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ जाना पड़ेगा। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के शेप्स, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन चीजों को हमें वापस से एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। एंड इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड इन सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल, ये हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन गाइस, जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, हम एनसीईआरटी को जरूर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे, ताकि नीट वाले बच्चे जिन्हें बोला जाता है कि भैया एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, वो ध्यान रखिए। अब देखो, इसमें से एनसीईआरटी में से कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। कौन कौन से? पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए, पहले प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी कम हुई फिर बढ़ गई, ये ऑप्शन बन के आ सकता है क्वेश्चन में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम की रिएक्टिविटी बढ़ गई, ये आ सकता है। फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन की कम हो गई, ये आ सकता है। तो समझ रहे हो, ए नीट लेवल पर इस तरीके के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम लोग इसलिए एनसीईआरटी को बिल्कुल ध्यान में रख के चलेंगे। नाउ ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमारे पास में यहाँ पर देखो, इनके हिसाब से बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियस। नाउ गाइस, इसकी एटॉमिक रेडियस हम एनसीईआरटी में से बाद में पढ़ेंगे, पहले अब आपको आपके गुरुदेव पढ़ाएंगे, यानी हम पढ़ाएंगे। और हम लोग हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। आइए एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, बेहतरीन तरीके से डिस्कस करें, एकदम मजा ले। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस? सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस? तो गाइस, एटॉमिक रेडियस एक जनरल चीज हो सकती है कि आपके न्यूक्लियस से आपके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये आपका वैलेंस शेल हो गया, ये आपका एक nth शेल हो गया, दैट इज योर nth शेल विच कैन बी एनी शेल, जो कि आपका वैलेंस शेल हो गया। तो न्यूक्लियस से इस वैलेंस शेल के बीच के डिस्टेंस को अपन r से डिनोट कर सकते हैं, या हम इसे डिनोट कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस से। So atomic radius can be simply defined as the distance between nucleus and the valence shell electron. Atomic radius को हमेशा बोल सकते हैं it is nothing but the distance, it is nothing but the distance between the nucleus, आपके nucleus and valence shell electron, and valence shell I would say, and valence shell, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप लोग बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या आप इसे एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं? हाँ। लेकिन गाइस, problem I don't like, I avoid, but problem likes me, I can't avoid। वैसे ही केमिस्ट्री बोलता है प्रॉब्लम, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। I don't like, I avoid, but exception likes me, I can't avoid। तो एक सीधा सा टर्म था एटॉमिक रेडियस, हम इसे आराम से पढ़ सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम हमें हाइसेनबर्ग ने बताई थी। हाइसेनबर्ग के हिसाब से और मॉडर्न वेव मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से आपके
एटम की जो ट्रेजेक्टरी है वो इररेगुलर है, आपके जो एटम की सराउंडिंग बाउंड्री है वो एक इररेगुलर पाथ में होती है, दैट इज समवॉट इररेगुलर। आप देखो इट इज इन अ जिगजैग पैटर्न, थोड़ी सी ये जिगजैग पैटर्न में होती है, ये देखो थोड़ी थोड़ी ये जिगजैग पैटर्न में होती है। सो हम यहां पर क्या बोलेंगे, दैट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम यहां पर लिखेंगे दैट बिकॉज ऑफ द इररेगुलर, बिकॉज ऑफ द इररेगुलर बाउंड्री और ट्रेजेक्ट्री मतलब ये आउटर मोस्ट शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का पाथ जो कि एब्रप्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, बिखरा बिखरा होता है। सो बिकॉज ऑफ द इररेगुलर बाउंड्री और ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन एटम, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट रेडियस निकालना तो आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, जैसे पुष्पा इम्पॉसिबल है वैसे ही इसका पाथ निकालना भी हमारे लिए, इसका एग्जैक्ट रेडियस निकालना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से एब्रप्ट पाथ में होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक साइज इज वेरी स्मॉल, आपको पता है नियर अराउंड 1.2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास का इसका रेडियस होता है। सो साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। हम यहां पर बोलेंगे देयरफॉर द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। अब साइज ऑफ एटम इतना ज्यादा स्मॉल है, मतलब हम इसको अगर नॉर्मली एंगस्ट्रॉन्ग में लिखें तो ये 1.2 एंगस्ट्रॉन्ग इसका साइज है ना। एटम का साइज इतना छोटा है कि आप स्केल लेकर उसका रेडियस नाप भी नहीं सकते। आपके पास में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, आपके पास में ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं डेवलप हो पाई है, ना आप कभी शायद कर पाओगे, जो इतने छोटे 10 टू द पावर -10 मीटर, इतने छोटे साइज को, ये तो साइज है पूरे एटम का, उसका रेडियस निकालना तो और टफ है हमारे लिए। तो एटम का साइज इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट एग्जैक्टली फाइंड द रेडियस। सो देयरफॉर ये दो रीजंस की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द रेडियस ऑफ एन एटम प्रॉपरली एटम को निकालना, उसका रेडियस निकालना हम लोगों के लिए क्या हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। तो अब क्या करें, कुछ भी नहीं, मार्केट में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो नाउअडेज दिक्कत, दर्द, तकलीफ, पीड़ा हम लोगों की कम होती कहां है, हमारी बढ़ती जाती है। हमारे साइंटिस्टों ने भी हमारे लिए दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा बढ़ा दी गई है। और आज के तारीख में नाउअडेज स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, spectroscopy techniques like X-ray diffraction method are used to find रेडियस पता लगाने के लिए आज तक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये टेक्निक्स आज की तारीख में हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई हैं। और अब हम लोग एटॉमिक रेडियस को निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस निकाल रहे हैं। हम लोग एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल रहे, हम लोग दूसरे तरीके से एटॉमिक रेडियस निकाल रहे हैं। इसमें गाइस जो सबसे पहली टेक्निक एटॉमिक रेडियस निकालने की है वो है आपकी कोवेलेंट रेडियस, यानी हम लोग यहां पर कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट रेडियस, ध्यान से सुनेंगे गाइस। यहां पर कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए हम लोग होमो
मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, विच आर कोवेलेंटली bonded, which are covalently bonded to each other, जो एक दूसरे के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमने लिया। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं देखो, मान लीजिए मैंने एक ले लिया मॉलिक्यूल क्लोरीन का। मैंने क्या किया, मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया क्लोरीन का। सारा डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आता इसमें। हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, देखो क्लोरीन का। अब यहां पर देखो क्लोरीन के ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड है। इनफैक्ट आप यहां पर क्या देख रहे हो कि इनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करे हुए हैं। यानी क्या हो गया है, एक क्लोरीन का एटम, ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये क्लोरीन के एटम का वैलेंस शेल होगा, ये क्लोरीन के एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरे क्लोरीन के एटम का न्यूक्लियस हो गया। तो आपके पास में यहां पर क्लोरीन के दो एटम हो गए। ये क्लोरीन के दोनों एटम एक दूसरे के साथ में ओवरलैप हो गए और यहां पर आप लोगों को क्लोरीन का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। अब आप देखो यहां पर आपने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया। होमो एटॉमिक मतलब जिसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम सेम टाइप के हों। आपने यहां पर Cl2 ले लिया। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे दैट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप। यानी एक एटम का वैलेंस ऑर्बिटल, यानी एक एटम का वैलेंस ऑर्बिटल दूसरे एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के साथ इस तरीके से ओवरलैप करेगा। यानी एक का ऑर्बिटल दूसरे के ऑर्बिटल के ऊपर चढ़ जाएगा या एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। जैसे आप लोग हाथों को कैसे मिक्स करते हो, इमेजिन करो ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, ये दोनों की जो मेरी उंगलियां हैं ये दोनों के वैलेंस शेल है। तो जब ये आएंगे बॉन्डिंग बनाने के लिए तो एक दूसरे में इस तरीके से ये ओवरलैप कर जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्डिंग में जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होता है उतना मजबूत, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो यहां पर ओवरलैपिंग हो गई, ये तुम्हारा Cl2 का मॉलिक्यूल हो गया। अब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से इनकी इमेज निकाली जाती है। जैसे आप लोगों ने कभी किसी की सोनोग्राफी रिपोर्ट देखी हो। चलिए थोड़ा सा आपको आज डिजिटल पैटर्न पे जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो आपको हर चीज इमेजिन करवाते ही पढ़ाई जाए ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में जरा आसानी हो। तो हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, एक ओवरी की सोनोग्राफी रिपोर्ट को देखकर इस चीज को समझते हैं। ओवरी सोनोग्राफी की हम लोग एक इमेज देखते हैं। देखिए क्या होता है जब एक ओवरी की सोनोग्राफी करी जाती है, जब कभी भी एक ओवरी की सोनोग्राफी करी जाती है तो यहां पर आप देखो एक इस तरीके की इमेज दिखाई देती है। क्या आपको इमेज दिखाई दे रही है? अब इस इमेज के अंदर ये इमेज एक्चुअली डॉक्टर को कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देती है। ये इमेज डॉक्टर को कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देती है। वो ऐसा माउस का कर्सर ले जाता है और इस पर क्लिक करता है। इस पर क्लिक करते ही क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन इसके आसपास बन जाती है और इन दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन बन जाती है और एक इसका साइज निकल के आ जाता है 10 mm। यानी डॉक्टर बोलता है आपकी ओवरी के अंदर एक 10 mm की सिस्ट है। आई बात समझ में? यानी ये कंप्यूटराइज्ड टेक्निक होती है। कंप्यूटराइज्ड तरीके से, डिजिटल तरीके से इनको पता लगाया जाता है। अब इमेजिन करो ये ओवरी नहीं है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से एक मॉलिक्यूल दिखता है। मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से आप लोगों को किस तरीके से एक मॉलिक्यूल नजर आता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड इमेज, IMAGE, इमेज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर कोई इमेज मिलती है तो हम उसे जरूर पढ़ेंगे। ये देखिए गाइस,
ये कुछ इस तरीके की इमेज आपको नजर आती है। अब आपको यहां पर एक क्लाउड दिखाई दे रहा है, ये देखो आपको इस तरीके का क्लाउड दिखाई दे रहा है, ये क्लाउड, ऐसा एक क्लाउड यहां और एक क्लाउड और आपको नजर आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, और ये आपको कंप्यूटराइज तरीके से पता चल जाता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये एक एक्सरे मेथड से क्लोरीन के मॉलिक्यूल का इमेज निकाला, और इसी मेथड से उन्होंने हमें बताया कि इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने बोला ठीक है, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है। इमेजिन करो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 198 पिकोमीटर्स है। तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला लेट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स डिवाइडेड बाय 2, यानी हमने इसका एवरेज निकाल लिया। तो हमने क्या करा, हमने लिखा 198 पिकोमीटर्स डिवाइडेड बाय 2, सो देयरफॉर हमको क्या वैल्यू मिली, 99 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसका मतलब यहां से ये यहां तक का डिस्टेंस, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी ये इतना और ये इतना, ये इन दोनों का रेडियस निकल गया, जिसे हमने नाम दिया कोवेलेंट रेडियस। सो देयरफॉर कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन विल कम आउट टू बी 99 पिकोमीटर। तो क्या आप लोगों को कोवेलेंट रेडियस निकालने की टेक्निक समझ में आई? कोवेलेंट रेडियस में एक्चुअली किया क्या गया, कोवेलेंट रेडियस में हमने हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया, हम लोगों ने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जो होमो एटॉमिक हो, दोनों के एटम सेम हो, वो एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, वो हमने मॉलिक्यूल लिया, उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से इमेज बनाया और उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, विच इज इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक बड़ी चीज हो जाती है, एटम छोटी चीज होती है, एटम की बाउंड्री बिखरी हुई होती है। तो अब हम क्या करें, हम बोलते ठीक है एटम छोटा है, एटम की बाउंड्री बिखरी हुई, कोई बात नहीं, हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब मॉलिक्यूल लेने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस थे और दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेटेड थे, हमने वो उनका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया 198 पिकोमीटर, उसको 2 से डिवाइड किया। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे, दो एटम थे, तो दो एटम को 2 से डिवाइड किया, तो आधा पॉइंट इसका निकल गया, आधा इसका निकल गया, 99 पिकोमीटर इसकी बाउंड्री है, 99 पिकोमीटर इसकी बाउंड्री है। दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। कितना इजी टेक्निक था। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास में Cl2 की जगह HCl होता, अगर मेरे पास में HCl होता तो मैं HCl का कोवेलेंट रेडियस कैसे पता लगाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। HCl के अंदर आपको कोवेलेंट रेडियस निकालने को पूछ कौन रहा है भाई? मेरे को एक बात बताओ, तुमको तो एक एटम का रेडियस निकालना है, तो अगर तुमको हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है तो H2 ले लो, उससे तुमको हाइड्रोजन का रेडियस पता चल गया। तुमने Cl2 ले लिया, तुमको इससे क्लोरीन का पता चल गया। तुम O2 ले लो, तुमको ऑक्सीजन का मिल जाएगा। तुम N2 ले लो, तुमको नाइट्रोजन का मिल जाएगा। F2 ले लो, फ्लोरीन का मिल जाएगा। Cl2 ले लो, Br2 ले लो, I2 ले लो, तुमको मिल जाएगी वैल्यूज। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, यस और नो? तो कोवेलेंट रेडियस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को सेम पेज पर सब चीज मिल जाए। सो कोवेलेंट रेडियस is the half of the distance between two homoatomic, is the distance between two atoms of same type, two atoms of same type which are covalently bonded, of same type covalently bonded is nothing but your covalent radius. इसे covalent radius बोला जाता है। आराम से देख लीजिए इसको, कोवेलेंट रेडियस समझ लीजिए। आई होप आपको कोवेलेंट रेडियस बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्या मेरे कैमरे पे फॉग जम गया ठंड के मारे? नहीं ना, ऐसा क्यों दिख रहा है? ठीक है चलो,
कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार धुंध जम गई थी हमारे कैमरे पे, और अभी मुझे फील तो हो रहा है यार कुछ धुंध सी तो है। हेलो, ओके, चलिए गाइस, तो थोड़ा सा कैमरे ने हमें मतलब आपको मैं विश्वास नहीं मानोगे, जब 2020 का टाइम था और एकदम कोविड आया था ना, तो हमने इस स्टूडियो में छोटा सा बोर्ड लगा के और डीएसएलआर से मैं शूट करता था। तो डीएसएलआर में प्रॉब्लम थी कि 8 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद हो जाती थी। अब आप सोचो, टीचर फ्लो में आया पढ़ाने के लिए, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कई बार 20 मिनट पढ़ा देता था और याद आता था कि अरे यार कैमरा रिकॉर्डिंग तो 9 मिनट पे बंद हो गई, फिर री रिकॉर्ड करता था। बहुत मेहनत करी, फिर आईफोन पर शिफ्ट करा। आईफोन के अंदर लाइटिंग का इशू आया। अब ये गाइस इतना शानदार कैमरा जो इधर लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाता है, लैपटॉप पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो अब इसमें फॉग का प्रॉब्लम आ गया। मतलब प्रॉब्लम तो रहेगा, मतलब अपने साथ में अपनी कुंडली पे शनि है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया है, कूल है। कोवेलेंट रेडियस सबको समझ में आ गया। चलिए सेकेंड टाइप ऑफ रेडियस। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर अगर मान लीजिए ये तो आपने ऐसे एटम्स की बात करी जो डायटोमिक हो, दो एटम हो, एक जैसे हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, मेटल्स का क्या करोगे गुरु? तो ये आ गया आपके पास में दूसरा रेडियस जिसका नाम है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस गाइस डेफिनेशन सेम रहेगी। डेफिनेशन मेटेलिक रेडियस की भी बिल्कुल सेम रहेगी। आप मेटेलिक रेडियस को क्या बोलोगे? इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोर ऑफ द मेटल। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? फिर से सुनेंगे। इट इज the half of the internuclear distance between the core of two metallic atoms। अब भाई हम सब इस दुनिया में मेटल कैसे एग्जिस्ट करता है वी ऑल नो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आई थिंक मेटेलिक रेडियस के बारे में बताया था, हाउ अ मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताया था, सॉरी, कि मेटेलिक बॉन्ड कैसे होता है। याद करो, मैंने आपको बताया था कि आयरन का एटम है, ये दूसरा आयरन है, ये आयरन नहीं है, ये आयरन के कर्नल हैं। कर्नल मतलब न्यूक्लियस और इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और फिर इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन्हें इस तरीके से सराउंड करके रखते हैं। तो यहां पर तुम्हारा कर्नल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो कर्नल पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये एक दूसरे को अटैच करके रखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग किन्हीं दो एटम्स की बात करेंगे, यानी हम यहां पर पूरे कर्नल की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर केवल दो एटम्स की बात करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से यह देखने में आया गया कि जो आपके दो एटम्स होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से यह देखने में आया गया कि आपके जो दो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से अटैच्ड होते हैं। आप देखो, देयर इज नो ओवरलैपिंग। मेटेलिक रेडियस के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग कि किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। देयर इज नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग यहां पर नहीं है। दोनों मेटेलिक एटम एक दूसरे की, इनके वैलेंस शेल एक दूसरे की पेरीफेरी को, एक दूसरे के वैलेंस शेल को केवल छू के पड़े हुए। जैसा मैंने आपको कोवेलेंट में बताया था, क्लियरली यहां पर ओवरलैपिंग हो रही थी। यहां पर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल पर इस प्रकार ओवरलैप कर रहा था, लेकिन यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पर टेक्निक बिल्कुल सिमिलर रहेगी। दोनों टेक्निक बिल्कुल सिंपल रहेगी। हम दोनों के बीच के न्यूक्लियस का गैप निकालेंगे, हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, और इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हम एक इमेजिनरी केस ले लें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 256 पिकोमीटर। एक रैंडम केस बता रहा हूं, इमेजिनरी केस, ये किसी एटम पर लागू हो नहीं हो मुझे नहीं पता। तो यहां पर इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस बिटवीन द कोर of two atoms, two
मेटेलिक एटम्स डिवाइडेड बाय 2। यहां पर 256 हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया, 128 पिकोमीटर आपका एक एटम का रेडियस हो गया, और दूसरा एटम का रेडियस भी कितना हो जाएगा 128। हम इसे नाम देंगे मेटेलिक रेडियस Rm। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई? एंड इंटरेस्टिंगली मुझे एकदम याद आया, ये कॉपर का केस है। यस यस, ये हम लोगों ने यहां पर कॉपर का केस लिया है। कॉपर के दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दो कोर के बीच का डिस्टेंस 256 होता है। तो कॉपर के एक एटम का रेडियस 128 पिकोमीटर और दूसरे का भी 128 पिकोमीटर ही होता है मेरे लाडले गुलजारी लालो। समझ में आया? अच्छा, यहां पर मेटेलिक वाले के अंदर ध्यान रखना, नो ओवरलैपिंग। मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को फ्यूचर में जब आप नीट वगैरह के लिए या जेई वगैरह के लिए पढ़ो तो आपको याद रहे, देयर इज नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग एट ऑल। यहां पर किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, खुद एक बात बताओ, दो एटम जो केवल बाउंड्री से एक दूसरे को छू रहे हैं और दो एटम जिनकी बाउंड्री एक दूसरे को छू के अंदर चली गई, बताओ इन दोनों में से साइज छोटा किसका होगा, लंबाई किसकी छोटी होगी? यानी दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस छोटा किसका होगा? ऑब्वियसली जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है। जब ये ओवरलैप हुए तो ये दोनों न्यूक्लियस थोड़े एक दूसरे के नजदीक आ गए। क्यों? क्योंकि इनकी जो बाउंड्रीज थी वो बाउंड्रीज ओवरलैप कर गए इस प्रकार से, तो डेफिनेटली दोनों न्यूक्लियस पास आ गए। लेकिन यहां पर दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के उतना करीब नहीं आए क्योंकि यहां पर केवल बाउंड्रीज ओवरलैप कर रही है। सो देयरफॉर एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका जो मेटेलिक रेडियस होता है उसका साइज हमेशा बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस के। कोवेलेंट रेडियस के मुकाबले मेटेलिक रेडियस का साइज हमेशा बड़ा रहेगा। आप हमेशा इसके कंपैरेटिव केस को याद रखेंगे। तो अब दुनिया में हमारे पास में 78% पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल ही मेटल है। लो, सभी एटम जितने भी मेटल हैं उनका एटॉमिक रेडियस तुमको मेटेलिक रेडियस से मिल गया। तुम्हारे जितने नॉन मेटल हैं उन सबका कहां से मिल गया? कोवेलेंट रेडियस से। अब बची नोबल गैसेस सॉर्ट ऑफ चीज है, उनका क्या करें? तो उसके लिए तीसरा रेडियस आता है वैन डर वाल रेडियस। तीसरा रेडियस कौन सा आता है? वैन डर वॉल रेडियस। गाइस, वैन डर वॉल रेडियस एक्चुअली किसी प्रकार की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। यह वैन डर वॉल रेडियस दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है। समझ में आ रही है बात? दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है। तो यहां पर क्या केस होगा? देखो, मैं आपको एक जनरल केस बता रहा हूं। मान लो आपके पास में क्लोरीन नाम का एटम है, यह आपका एक क्लोरीन नाम का मॉलिक्यूल आ गया। अब इसी के सराउंडिंग में डेफिनेटली एक दूसरा क्लोरीन नाम का मॉलिक्यूल भी होगा, एक दूसरा क्लोरीन नाम का मॉलिक्यूल भी होगा। अब यह क्लोरीन नाम का मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में घूमता 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 लेट से इसके थोड़ा सा नजदीक आ गया। बस इतना ही नजदीक हो पाएगा, ज्यादा नजदीक तो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर आपके पास में एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये रहा और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये रहा। सो देयरफॉर आपके पास में दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल आ गए। ये क्लोरीन एक दूसरे के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये इसके साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो इनका तो रेडियस 99 हम निकाल चुके थे। अब यहां पर आप समझना, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल इस Cl2 को बिलोंग कर रहा है और ये वाला क्लोरीन का मॉलिक्यूल इस Cl2 को बिलोंग कर रहा है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के जब एटम सराउंडिंग में एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं बिकॉज ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। गाइस, वैन डर वाल फोर्सेस एक्चुअली फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये किस टाइप का अट्रैक्शन है?
ये एक प्रकार का फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक प्रकार का वेंडर वॉल फोर्स है। तो ध्यान रखना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो एटम के बीच में होता है। ये दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड अगेन एटम्स के बीच में होता है। आयोनिक बॉन्ड आयंस के बीच में होता है। लेकिन जो वेंडर वॉल फोर्स होते हैं, वेंडर वॉल जो फोर्स होते हैं वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, यानी सबसे कमजोर होते हैं। और ये केवल उन केस में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आप लोगों को नोबल गैसेस आती है। तो मैं नोबल गैस का एग्जांपल ना लेते हुए एक जनरल केस बता रहा हूं क्लोरीन का। समझ में आ गई? अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर देखेंगे कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस जो कि इस मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहा है, और ये क्लोरीन का न्यूक्लियस जो कि इस मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहा है। हम इन दोनों के बीच का गैप ले लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं। हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं। लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आया 198 पिकोमीटर्स। 198 पिकोमीटर्स आया। तो अब अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दें, वही वाली टेक्निक जो हम शुरू से यूज कर रहे हैं, आधा पाधा लोम स्वादा वाली अगर हम इन दोनों को आधा कर दें, तो वैसे 198 तो नहीं लेना चाहिए मुझे, इसको मैं 360 ले लूं यार, इसको मैं 360 ले लूं तो मजा आएगा। ऐसे नहीं मजा आएगा, इसको हम लेंगे 360। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आया है 360 पिकोमीटर। तो 198 तो हम पहले ले चुके थे, तो 180 पिकोमीटर ये हो गया और 180 पिकोमीटर ये हो गया। तो इस तरीके के रेडियस को बोलेंगे वेंडर वॉल रेडियस। तो इट इज द हाफ, इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स of different molecules placed in neighbor surroundings, यानी एक दूसरे के नेबर में है, ये एक दूसरे के सराउंडिंग में है, लेकिन दोनों एक दूसरे से किसी प्रकार का केमिकल बॉन्ड नहीं रख रहे हैं। इसे बोला जाएगा वेंडर वॉल रेडियस। तो यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आया 360, उसको हमने 2 से डिवाइड करा, वैल्यू आ गई 180। सो देयरफॉर ये हो गया आपका वेंडर वॉल रेडियस ऑफ क्लोरीन 180 पिकोमीटर। अब आप खुद इस बात को देख रहे हो कि क्लोरीन का वेंडर वॉल रेडियस 180 है, लेकिन क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस 99 निकला था। तो ये बात यहां पर फिर क्लियर हो गई कि आपका जो वेंडर वॉल रेडियस है, इट इज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। यानी कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो सबसे कम होता है, फिर उससे बड़ा मेटेलिक होता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का इंटर एटॉमिक फोर्स है। लेकिन जो आपका वेंडर वॉल होता है ये इंटर एटॉमिक तो है ही नहीं, ये तो इंटर मॉलिक्यूलर, तो सबसे ज्यादा होता है। शायद इसीलिए आप लोग कहते हैं कि नोबल गैस का साइज बड़ा होता है, नोबल गैस आर ग्रेटर इन साइज। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप उनका वेंडर वॉल रेडियस निकालते हैं। तो क्या हम सभी लोगों को वेंडर वॉल रेडियस निकालना आ गया? वेंडर वॉल रेडियस क्या आप सभी बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर है? पक्की बात, श्योर शॉट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? चलिए अब हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं।